साथियों, नमस्कार। साहित्य के पाठकों और विद्यार्थियों, क्रांति चेता महाकवि सूर्यमल मिश्र जो बूंदी के बड़े राष्ट्रीय भावबोध से ओतप्रोत कवि रहे हैं, उन्होंने वंश पास कर लिखा और सतसई लिखी। वीर सतसई वीर सतसई का यह दोहा इतना मशहूर हुआ, इला न देणी आपणी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मान बढ़ाई माय, मरण बढ़ाई माय। इसको यहाँ के लोग बड़े ले तुक ताल के साथ गाते हैं। इलान देणी आपणी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। कवि पर आने से पहले मैं कुछ साल पहले कुछ शब्द चित्र खड़ा किया मैंने। बूंदी से संबंध है सूर्यमल मिश्र का। एक लघु कविता है, बूंदी का जनक। बूंदी का जनक कौन, बूंदी का सृजक कौन, शहर का पालनहार कौन, मौन है सन्नाटा है, उत्तरदाता कोई नहीं, केवल जीते हैं मरते हैं। सवाल अपनी जगह है, बूंदी का जनक कौन। शहर है, बासिंदे हैं, नगरवासी है, पर सब मौन। ख्याल किसी को नहीं, सभी सोए हैं। बेहोशी की गर्द में, काम की दौड़ में, किसी पढ़िए इतिहास मुर्दों का है। मुर्दों का कौन जगाए, सभी और पसरा है मौन। शहर क्यों सोया है, हम क्यों बुराए हैं। थोड़ा सा खनन करें, थोड़ा सा खनन करें, चिंतन मनन करें, कोई तो सुराग मिलेगा, कोई न कोई जनक मिलेगा। इतिहास को खंगालेंगे हम, कोई निशान मिलेगा, हमें कोई निशान मिलेगा। उसे झाड़ पोंछ कर खोलेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, तो एक न एक दिन उसका इतिहास खड़ा होगा, हमें शहर का जनक मिलेगा। इस तरह से कविता और भी है, लेकिन इस वक्त मैं चाहूँगा कि सूर्यमल मिश्र की क्रांति चेता, दूरदृष्टिता, इतिहास के संदर्भ में मैंने बूंदी में संपन्न हुई और सूर्यमल मिश्र की जयंती पर एक पत्र लिखा था। उसी समय लिखा था। मैं चाहूँगा कि सूर्यमल मिश्र को इस संदर्भ में पहचाना जाए। क्रांति चेता महाकवि सूर्यमल मिश्र की दूरदृष्टि। हिंदी साहित्य का आदिकालीन रीतिकालीन काव्य राजाओं और सामंतों की छत्रछाया में, उनकी प्रशंसा में लिखा गया काव्य रहा है। ये साहित्य राजाओं और कवियों दोनों की आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं से उपजा है। राजाओं को अपने गुणों को अतिशयोक्तियों, अलंकारों, देवी महिमाओं से युक्त दिखने दिखाने के लिए किसी कवि हृदय की जरूरत पड़ती, तो कवियों को सक्षम आश्रयदाता की। ऐसे दौर में अंग्रेजों की चालों, कूटनीतियों और दावपेचों को समझ गए और समझकर कदम उठाने की स्थिति में हर कोई नहीं था। ऐसे बिरलों में सूर्यमल मिश्र का नाम आता है, जिन्होंने अपने समकालीन राजाओं को पत्र लिख कर आसन्न गुलामी की तरफ इशारा किया। अधिकांश लोग महाकवि को वीर सतसई की रचयिता के रूप में जानते हैं, जिसमें वीरता, शौर्य और ओज का चित्रण हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से वंश भास्कर के रूप में इन्हें जाना जाता है, लेकिन उनके द्वारा लिखे पत्रों की पड़ताल करने पर दूसरी सच्चाई सामने आती है कि महाकवि ने क्रांति की भावना का प्रसार करने का भी भरसक प्रयास किया। कोई भी साहित्यकार अपनी रचनाओं से जाना पहचाना जाता रहा है। समीक्षित कवि वंश भास्कर वीर सतसई से पहचाने जाते हैं।
वीर सत्सई शौर्य उत्साह और वीरता का प्रतिमान रही है। महाकवि की पहचान में चार चांद लगाने वाली कृति वीर सत्सई है, तो इतिहासकार के रूप में वंश भास्कर है। जो राजस्थान का महाभारत है, वीर सत्सई के निर्माण के दौरान सन 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। महाकवि के प्रत्येक दोहे में युद्ध की गर्जना और हुंकार है। उनकी वीर सत्सई पढ़कर कायरों में भी जोश का संचार हो जाता है। उनके दोहे सूक्ति वचनों की तरह जनमानस की जबान पर रहे हैं। इला न देनी आपनी हाल अरिया हो रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। वंश भास्कर उनकी ख्याति को सजग इतिहासकार के रूप में उजागर करता है। तो उनके द्वारा लिखे पत्रों में देश के सामने खड़ी विकट समस्या के रूप में देश की आज़ादी को बनाए रखने की राष्ट्रीय चिंता है, राष्ट्रीय गहरी चिंता है। कवि का चिंतक, विचारक और पत्र लेखक के रूप में राष्ट्रीय चेतना का सजग रूप हमारे सामने आता है। कवि और इतिहासकार के रूप बीच में उनका पत्र लेखक वाला रूप दब कर रह गया है। चिंतक गद्य में ही चिंतन करता है। रीतिकालीन दौर में पद्य की ही महिमा रही है। महाकवि का विद्रोही चिंतक रूप उनके पत्रों में देखने को मिलता है, जिससे एक सामंतिक काल के कवि में छुपे हुए रूप के दर्शन होते हैं। गद्य स्वतंत्रता की भावना को अभिव्यक्त करने का माध्यम रहा। आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य से ही आधुनिक हिंदी साहित्य का उद्भव माना जाता है। इसके बावजूद पूर्ववर्ती कवियों की लेखनी का विश्लेषण यदि किया जाए तो सूर्यमल मिश्रण में भी आधुनिकता बोध के दर्शन होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य लिखने वाले, कविता लिखने वाले, उनका नाटक टकासेर भाजी टकासेर खाजा इतना मशहूर हुआ कि अंग्रेजों को उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। टकासेर भाजी टकासेर खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा। जब भी कोई आतंक देश में मचाता है, राजा हो या साम्राज्यवादी हो या लोकतंत्र ही क्यों हो, अंधेर नगरी चौपट राजा पर अक्सर बैन लगता रहा। इसी तरह से कवि सूर्यमल मिश्रण को देख सकते हैं। कवि के द्वारा लिखे पत्र इस बात के उदाहरण कहे जा सकते हैं जिनमें कवि की क्रांतिकारी झलक मिल जाती है। शौर्य के कवि उस काल में लिखे कुछ पत्र इस बात के गवाह रहे हैं। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों की कूटनीतिक मंशा को अभिव्यक्त करता है नाम लिखे ठाकुर साहब को लिखा पत्र की भाषा, शब्द, वाक्य देखिए। मलेच्छों का इरादा ऐसा दिखता है कि यदि इस बार रह गए तो आर्यव्रत को परतंत्र कर ही डालेंगे और किसी भी हिंदू के कोई जागीर या ठिकाना न रह जाएगा। आर्य न रहे, क्योंकि इस समय के क्षत्रियों को सब विपरीत ही मालूम पड़ता है। ये पत्र था। ऐसे में राजा महाराजा जो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हुए ही मातृभूमि की रक्षा समझते रहे हैं, उन्हें मातृभूमि के सही मायने सिखाए, याद दिलाया कि अब जो दुश्मन सामने है वह किसी रियासत का नहीं अपितु संपूर्ण देश का दुश्मन है। उसे अपने आप से ऊपर उठ करके समझा जाए। अपने आप में अपने भाई बंधुओं से लड़ करके ज़मीन बढ़ाना, अपनी सोच को थोड़ी बड़ी करो और देश के दुश्मन को समझने का प्रयास करो। आगे लिखा है बख्तावर सिंह जी को लिखे पत्र से वीर सत्सई के रचयिता की युगीन परिस्थितियों को समझने की शक्ति और भविष्य की अंधकार मयता की पीड़ा झलकती है। राजपूतों में जब कभी वीरत्व की भावना देखी
या सुनी जाती है तब मन में आनंद आ जाने का व्यसन है, और कहाँ वीरत्व अपना जौहर दिखलाएगा और कहाँ डूबेगा, तदनुसार हर्ष या खेद प्राप्त होने के बाद ही निकलना होगा। लोभ अनेक तरह के होते हैं, उनमें से राजपूत की राजपूती देखने का भी यह एक लोभ है। इस लोभ का मुझ पर अधिक असर है, परंतु हिंदुस्तान के दिन अच्छे नहीं। वीर सतसई का कवि का दुख है कि राजपूत अपनी वीरता का उचित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, समय के साथ अपनी वीरता को नहीं ढाल पा रहे हैं। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि में गुप्त योजनाएं थीं। एक शक्तिशाली के विरुद्ध विद्रोह के लिए योजनाओं का गुप्त रहना ही उसकी सफलता होती। विद्रोह संबंधी हर बात गुप्त हो, उनके पत्रों में ये बात बार बार झलकती है। विद्रोही से मतलब जो अपने सिर पर कफन बांध कर चल सके, ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी कैसे हो, कवि की चिंता है। अंग्रेजों की शक्ति का सही अनुमान लगाने तथा तदनुरूप योजना बनाने संबंधी जानकारी मिलती है। कोटा में एजेंट बार्टन अपने दोनों पुत्रों सहित मार दिए जाने और उसके बाद राजाओं को लिखे पत्रों में इस बात का ध्यान रखा गया है, हर पत्र गोपनीय रहने चाहिए। क्रांतिकारी और क्रांति चेता दोनों ही में नादानी भरपूर होती है। महाकवि का यह पत्र उनकी फक्कड़पन और क्रांति चेतना को उजागर करता है। अंग्रेजों की सामर्थ्य देखते हुए इस समय यह बात आप नादानी की ही समझेंगे, लेकिन भगवान ने हमको तो शुरू से ही नादानी दी है, इसलिए दानाई कहाँ से आ। महाकवि किसी के दान पर पलने वाले साधारण दरबारी कवि नहीं थे। दान पर पलने वाले कवि भी होते हैं तो राजाश्रम में रहते हैं। बेशक ही राजाश्रम में थे, लेकिन अपनी बात के धनी थे। उनकी वाणी में राजाओं महाराजाओं को खरी खोटी सुनाने की ताकत थी। उनके लिए चमरधारी राजा तो निरे काठ के उल्लू मात्र थे। उनके लिए असली चमरधारी राजा वो था जो समय की नफ्स को समझने की प्रबुद्धता से परिपूर्ण होता है। महाकवि की विद्रोही चेतना को समझने के लिए गोठड़ा के राजा भोम सिंह की घटना महत्वपूर्ण है। महाराव राम सिंह ने भोम सिंह को समझने के लिए महाकवि को भेजा। भोम सिंह द्वारा राजपूती शान के अनुसार लड़ने की बात कही। ये शब्द कवि के लिए व्यवस्था के खिलाफ होने वाले विद्रोह की अनुघोष थे। सो महाकवि ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक, मैं तुम्हें अपने काव्य से अमर कर दूंगा। महाकवि राव राजा के राजकवि होते हुए भी उनके विरुद्ध विद्रोह करने वाले के साथ खड़े होंगे। गोठड़ा पर चढ़ाई के दिन से ही कवि ने 102 रोज लिखने आरंभ कर दिए। तीसरे दिन के युद्ध में काव्य नायक के पैर उखड़ गए और कोटा जाकर शरण लेने के साथ ही दोहे लिखना बंद कर दिया। सो वीर सतसई हमेशा के लिए अधूरी ही रह गई। महाकवि मिश्रण में मौजूद नादानी उन्हें देश के लिए लड़ने वाले कोई नायक मानते हैं। यह व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले उनके नायक रहे। उस समय का कोई ऐसा राजकवि अपने आश्रयदाता के भविष्य के लिए इन शब्दों में प्रार्थना कर सकता है, मेरे स्वामी का मुंड घोड़ों की टापों में लुढ़कता मिले। आप शब्दों को देखिए, शब्दों के भावों को देखिए। इससे साबित होता है कि कवि अपने आश्रयदाता को युद्ध में लड़ते हुए लड़ने वाले वीर के रूप में देखना चाहते हैं, जिसका अंत भी समर में ही हो। ऐसे राजा भी बूंदी के ही थे जो 1857 के विद्रोही के साथ थे, तो इसलिए कि उनके विद्रोही कवि मिला
जो विद्रोह का गीत गा सका और विद्रोह के पत्र लिखकर राजपूतों को उनकी आन बान की याद दिलाता है। अन्यथा उस समय राजस्थान के अधिकांश राजवाड़े विद्रोहियों को दबाने में लगे हुए थे। ऐसे राजा जो मुसलमानों और अंग्रेज शासकों की हाँ में हाँ मिलाते, उनकी जी हजूरी करते और अपने स्वाभिमान को गिरवी रख सजातीय के सामने सिर ऊंचा रखने का ढोंग करने वालों की अच्छी खबर लिए दुर्भाग्यवश ये अपने मन में समझते हैं कि हम तो बड़े हैं, हम तो बड़े हैं ही और ये हमारे सामने नम्रता दिखाने योग्य है, इसलिए नम्रता दिखा रहे हैं। जब ऐसी बुद्धि हिंदुस्तान के लोगों की हुई है, तब से विदेशियों का हमला इस देश पर हुआ है। महाकवि की क्रांति चेतना और विद्रोही भावना के दर्शन उनके साथ घटी इस घटना से होते हैं। वंश भास्कर में राजाओं के संबंध में लिखा जा रहा था, वैसा ही यथार्थ जब अपने आश्रयदाता राजा राम सिंह के बारे में लिखने लगे तो राजा जी ने कवि से कहा कि आपने मेरे पूर्वजों के बारे में जो खरी खोटी लिखी वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सब अब मेरे बारे में मत लिखो। कवि ने इतना सुनते ही वंश भास्कर लिखना बंद कर दिया और कहा कि जब मैं पूर्वजों के सच को लिख रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब आपका सच आया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मैं तो सच ही लिखूंगा, अन्यथा नहीं लिखूंगा। कहा जाता है कि राजा द्वारा उनकी जमीन जायदाद कुर्क कर ली और महल में नज़रबंद कर लिया तथा 300 रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके बावजूद वंश भास्कर ने राजा के बारे में राजा के कहे अनुसार लिखना स्वीकार नहीं किया। क्रांति चेता कवि की कलम वहीं ठहर जाती है, ठिठक जाती है, टूट जाती है। फलत महाकवि जब तक जिंदा रहे तब तक अपने राजा से बातचीत बंद कर दी गई। वे 10 वर्ष तक जिंदा और रहे, पर अपनी लेखनी से सच कहने के सिवा कुछ दूसरे शब्द लिखने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें नज़रबंद होना कबूल था, सच कहने से समझौता करना उन्हें गंवारा नहीं था। ठीक ऐसे ही रीतिकालीन कवि, आश्रयदाता कवि और सूर्यमल मिश्रण थे कि वह नहीं लिख सके जो राजा चाहते थे और स्वयं की आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती थी। सूर्यमल सामंती दौर के सुकरात ही थे, सुकरात जो जहर का प्याला पीता है, लेकिन बात वो जो सच थी कही गई, उन्हें देश निकाला दिया गया या फिर जहर का प्याला पीने को कहा गया। सुकरात ने कहा कि देश नहीं छोड़ा जा सकता। देश छोड़ दिया तो सुकरात जी करके भी मर जाएगा, और अपने देश में रहा तो अपनी बात पर रहा तो सुकरात मर नहीं सकता। ठीक वही बात यहाँ लागू होती है। सूर्यमल सामंती दौर के सुकरात ही थे जो अपने कहे सच को वापस नहीं ले सके, भले ही उन्होंने अपनी जिंदगी महलों के अंधेरे में जीकर, विष का घूंट पीकर अंधेरी कोठरियों में गुजार दी, पर सच के साथ समझौता नहीं किया, कलम के साथ समझौता नहीं किया। प्रेमचंद की तरह कलम के धनी बने रहे। तत्कालीन दौर में निष्कर्षतः तत्कालीन दौर में अपनी लेखनी से शौर्य की गंगा बहा देने वाले महाकवि के अंदर क्रांति का स्रोत उनके द्वारा लिखे पत्रों में ही देखा जा सकता है। उनके पत्र इस अर्थ में पढ़े जाने चाहिए, वे न केवल वीर सत्सई अपितु अपने पत्रों के द्वारा राजपूत शक्ति को एक सूत्र में बांधकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोलने को कटिबद्ध थे। क्रांति चेता महाकवि सूर्यमल मिश्रण अपने समय की नब्ज को पकड़ने वाले
राजाओं को न केवल अपनी झूठी आन बान के लिए मर मिटने वालों की प्रशंसा करते हैं, अपितु पूरे देश को अपना मानकर देश के लिए लड़ने का जज्बा पैदा करने वाले गए। ऐसे कभी जिस रियासत में हो, ऐसी रियासत में आपको क्यों न धन्य माने। भाषाविज्ञ सुनीति कुमार चाटुर्य लिखते हैं कि प्राचीन यवन देश के वीर राजा आगामेनोन के पूर्व बड़े बड़े शूरवीर जरूर हुए थे, पर आगमेमनोन के लिए जैसे होमर थे, वैसे उनके वीर कार्यों के प्रकाश देने वाले कवि उन्हें नहीं मिले। फलतः उनका नामो निशान मिट गया। महाकवि जब उदय हुआ, महाकवि का जब उदय हुआ, तब राजपूती अतीत की वस्तु बन चुकी थी। राजपूती आन बान शान अतीत की वस्तु होकर रह गई थी। केवल उसकी स्मृति ही राजस्थान की उस गिरी हुई हालत के कंटक वन में एकमात्र कुसुम स्वरूप विद्यमान थी। सूर्यमल मिश्रा। सूर्यदेव सिंह बारहट का ये कहना सही लगता है कि अगर ऐसा कवि भगत सिंह के दौर में होता तो क्या मणिकांचन योग्य होता। दोबारा बोलता हूं, भगत सिंह के दौर में अगर ऐसा कवि होता तो क्या मणिकांचन योग्य होता। सूर्यदेव सिंह बारहट लिख रहे हैं, क्योंकि राजा अपनी प्रशंसा के भूखे थे, अतिशयोक्ति में सुनना चाहते थे। राव बारेट उनकी प्रशंसा अतिशयोक्ति अलंकारों में लिखें, उपमा बनाएं, लेकिन वास्तविकताओं को सुनने का वक्त उनके पास नहीं था, मादा भी नहीं था। वो अहम में जीने वाले थे। और महाकवि वास्तविकता के अलावा लिखना नहीं चाहते। वो वीरता शौर्य पर लिखना चाहते हैं, और शौर्य वीरता नहीं है तो झूठा बखान नहीं कर सकते। सुकरात जिसका प्याला पी सकता है। वंश भास्कर और वीर सतसई दोनों रचनाएं इस बात का प्रमाण रही है। दोनों ही रचना बंद करनी पड़ी, क्योंकि उनके अनुसार वे उपयुक्त पात्र साबित नहीं हो सके। संदर्भ डॉक्टर कन्हैयालाल सहल, वीर सतसई। सुनीत कुमार चाटुर्य, प्राकतन वीर सतसई। ये लेख गढ़ की पड़स के नीचे 1.5 दशक पूर्व इंटेक द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में पढ़ा गया था। आज मुझे अपने लेखों को खंगालते हुए ये जब मिला तो मुझे लगा कि विद्यार्थियों के लिए ये कवि के बारे में एक जानकारी मिल सकेगी, खास करके राजकीय महाविद्यालय बूंदी जिले के महाविद्यालय और हिंडोली महाविद्यालय के विद्यार्थी इससे रामबाण औषधि समझकर अगर वो सतसई पढ़ते हैं बिहारी की, तो सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई पढ़ेंगे, और कवि के बारे में, कवि की इस रूप के बारे में भी जानकारी उनको पता होनी चाहिए। सूर्यमल मिश्रण के गांव पिछली बार जाना हुआ था, तब उनके गांव के बारे में एक वीडियो बनाया था, और उसके कुछ महीने बाद ये दूसरा वीडियो विद्यार्थियों के लिए एक प्रारंभिक जानकारी, एक ज़रूरी जानकारी होगी। ये मेरी तरफ से उन विद्यार्थियों जो बूंदी और ख़ास करके हिंडोली के हैं, उनके लिए भेंट। धन्यवाद। कैसा लगा अपनी टिप्पणी करें, और इस वीडियो को स्थानीय बूंदी वासियों के लिए आगे बढ़ता हुआ अग्रेसित करना आपका कर्तव्य बनता है। कवि किसी एक की धरोहर नहीं, कवि
समय में बंद कर नहीं रहता, कवि समय के पार होता है। और साम्राज्यवादियों के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई वो अमर हो जाता है। और जिन्होंने अतिशयोक्ति में बात की, राव बारेटो की तरह लिखा, वो दफन हो जाते हैं। बूंदी शहर में सूर्यमल मिश्रण की रानी जी की बावड़ी के बगल में लगी ये स्टेचू, जीवंत स्टेचू लगती है, रोज आती जाती लोग देखते हैं। उसी तरह से ये वीडियो हर बूंदी वासियों के लिए आन बान शान धरोहर होना चाहिए और इसे अग्रेसित करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।